अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। एडीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का हमने रिवीजन सेशन कंडक्ट किया है। सेकंड क्लास है हमारी। फर्स्ट क्लास में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था और हमने 3 केस डिस्कस किए थे। आज की क्लास में केस नंबर 4 के थ्रू मैं आपको समझाने जाऊँगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट किस तरह से बनाई जाती है अगर उसमें वर्किंग प्रोसेस को भी ऐड करवा दिया जाए। चाहे वो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा हमारे क्वेश्चन में। तो अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से। केस नंबर 4 आपके लिए बनाया गया है। इसको आप रीड करें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल जो आपने यूज़ किया है ना स्टूडेंट, वो है 10,000 रुपीज़ का। डायरेक्ट लेबर इसमें आपने जो असाइन की है वो 15,000 रुपये की, 15,000 की। इसमें फैक्ट्री के ओवरहेड जो आपने इनकर्ड किए हैं वो है 7,500। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कुछ भी नहीं है, यानी सेमी फिनिश गुड्स कुछ भी नहीं है आपके पास। और जबकि क्लोजिंग में आपका जो वर्क इन प्रोसेस है, यानी वो गुड्स जो अभी तक फिनिशिंग स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, वो 1250 की इसकी कॉस्ट है। और एग्जामिनर आपको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बना के बता दें। अच्छा, आज की क्लास में आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि एग्जाम्स में हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट में हमने बेसिक चीजें सीखी थी। उसमें डायरेक्ट मटेरियल भी आता है, डायरेक्ट लेबर भी आता है, फैक्ट्री ओवरहेड भी आता है। ये तीनों मिला के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाते हैं। अगर उसमें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को ऐड करवा दें और क्लोजिंग को लेस करवा दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास कंप्यूट हो जाता है। तो इस सवाल को देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं किस तरीके से बनेगा हमारे पास। सबसे पहले आप लेंगे डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, जो कि सवाल में गिवन था 10,000। अगर ये सवाल में गिवन नहीं होता तो हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, हमें वर्किंग बनानी है। वर्किंग किस तरह से बनेगी मैं आपके साथ डिस्कस कर ले। फिर हमारे पास सवाल में गिवन है 15,000 जो कि डायरेक्ट लेबर है, हमने ऐड करवा दिया। फैक्ट्री ओवरहेड को हमने इसमें ऐड करवा दिया। अगर हम इन तीनों को ऐड करवा दें तो स्टूडेंट हमारे पास कॉस्ट कहलाएगी, ये कॉस्ट हमारे पास कहलाएगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसमें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को ऐड करवा देंगे, क्लोजिंग को लेस करवा देंगे, तो हम पहुंच जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट पर, जो कि बनेगी 31250। ये कहलाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 31250। अब यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल यूज से क्या मुराद है? देखिए, डायरेक्ट मटेरियल यूज का मतलब ये होता है कि आपने प्रोडक्शन में कितना मटेरियल यूज किया है। मिसाल के तौर पे अगर आप 50,000 रुपये का मटेरियल परचेज करते हैं, या सारा का सारा प्रोडक्शन में यूज हो जाएगा? आंसर इज नो। हो सकता है सारा का सारा हो जाए, हो सकता है सारा का सारा मटेरियल यूज ना हो। तो मटेरियल यूज की वैल्यू किस तरह से कंप्यूट करते हैं, बचपन में आपने सीखा होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट बनाना सेम उसी तरह से बनता है। फॉर्मेट को रिवाइज कर लेते हैं, ये आपके एग्जाम से फॉर्मेट आपको यूज करना है। देखिए, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो आप कहाँ से करेंगे? वर्किंग नंबर 1 से। ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की स्टेटमेंट आप इसी तरह से बनाएंगे अपने एग्जाम्स में। सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल यूज, इसमें ऐड करवा देंगे डायरेक्ट लेबर को, तो ये कहलाएगी प्राइम कॉस्ट। इसमें आप ऐड करवा देंगे एफ को, तो आपके पास आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसमें ऐड करवा देंगे वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग को, लेस करवा देंगे वर्किंग प्रोसेस क्लोजिंग को, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की स्टेटमेंट आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव वे में बनकर आ जाएगी। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड क्वेश्चन में गिवन है तो आपको एज इट इज वो वैल्यू लिख देनी है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने डायरेक्ट मटेरियल यूज की वैल्यू नहीं बताई है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई डेटा दे दिया गया, तो फिर हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग किस तरह से करेंगे? वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस देंगे और इसकी वर्किंग इस तरह से होगी आपके पास के। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ओपनिंग में कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी आपके पास। लेट से मैंने कहा ओपनिंग में जो आपके पास मटेरियल है 1,500 रुपए का है। फिर आपने जो परचेज किया उसको ऐड करवा देंगे। अभी वो परचेज एज इट इज नहीं लिख लेना आपको, नेट परचेजेस लिखनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे? वर्किंग नंबर 1.1 का रेफरेंस लेंगे। अब ये नेट परचेजेस का क्या मतलब होता है, उसको वर्किंग नंबर 1.1 से समझा देता हूँ आपको। देखिएगा, परचेज आपने किया 25,000 रुपए का, ठीक है। इसमें से आप क्या करेंगे? दो चीजें आपको लेस करनी, जैसे आप नेट सेल्स निकाला करते थे ना बचपन में, कि सेल्स में से सेल्स डिस्काउंट और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस को माइनस करवाते हैं। इसी तरह से नेट परचेजेस को निकालने के लिए क्या करना है? पहले परचेजेस की वैल्यू उठानी है सवाल में से, फिर उसमें से परचेज डिस्काउंट और परचेज रिटर्न को माइनस करवाना है। जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो कहलाएगी नेट परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड।
जैसे इस केस में आगे 24,500, यहाँ पे अपने वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस देके 24,500 को ऐड करवा दिया। अब देखिए ओपनिंग में मटेरियल था 1500 का, आप मजीद लेके आए खरीद के 24,500 का, तो कितना मटेरियल आपके पास अभी अवेलेबल है? आपने कहा 26,000 का मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। ये क्या कहलाएगा? मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ये है वो मटेरियल जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्शन में। फिर क्या, वो वक्त का भैया घुमा, पीरियड एंड हो गया, आप गए, आपने जगह मटेरियल को काउंट किया कितना था, नंबर, आपने मटेरियल की कॉस्ट निकाली, आपने कहा इसमें से 26,000 में से अभी भी 1,000 का मटेरियल ऐसा है जो आपके पास बचा हुआ है, नजर आ रहा है फैक्ट्री के अंदर। इसका मतलब क्या होता है कि यूज कितना हो गया? सर अगर 26,000 में से 1,000 का रॉ मटेरियल अभी भी बचा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि 25,000 का मटेरियल आपने यूज कर लिया है। तो सिंपल बात कहूँ तो जो डायरेक्ट मटेरियल यूज है यहाँ पे आ जाएगा 25,000। ये बात हर खास आपको समझ आती है। ये 3 वर्किंग है आपके एग्जाम्स में, जो कि आपको लाजमी देखनी है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर अगर गिवन होगा तो ठीक है, वरना एग्जामिनर क्या करता है, डायरेक्ट लेबर को किसी न किसी बेसिस पे आपसे कंप्यूट करवाता है, या वो कहेगा कि डायरेक्ट मटेरियल जो आपने यूज किया है उसका 150% है डायरेक्ट लेबर, या फिर एफ का 75% है, 80% है, 120% है। इस तरह से आपसे कंप्यूट करवाया जाता है, जिसकी मैं कॉम्प्रहेंसिव प्रैक्टिस भी कर ली थी लास्ट क्लास तक। तो ये हो गया आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट। अब इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है। देखिएगा स्टूडेंट, जो भी लेबर कॉस्ट होती है ना, और जो भी फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट होती है, यानी लेबर कॉस्ट और एफओएच की कॉस्ट को अगर हम ऐड करवा दें तो हमारे पास आ जाएगी कन्वर्जन कॉस्ट। अब यहाँ पे लिखा है एफओएच को वर्किंग नंबर 3 से निकालेंगे। इसमें क्या होता है, जितनी भी रेलिवेंट कॉस्ट होंगी ना, वर्किंग नंबर 3 बनाएंगे, जो भी रेलिवेंट कॉस्ट होगी ये प्रोडक्शन से रिलेटेड होगी, वो सारी की सारी कॉस्ट को ऐड करवा देंगे वर्किंग नंबर 3 बना के। इसमें जनरली कौन कौन सी कॉस्ट पूछी जाती है? इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया, ऑयल एंड लुब्रिकेंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हो गया। ये तमाम कॉस्ट आप ऐड करवा देते हैं। हाँ, याद रखिएगा, अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसी ऑफिस फर्नीचर का है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करना है आपको एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो इस तरह से आपके पास एफ की एक वैल्यू आ जाएगी, उसको आप यहाँ पे प्लग इन करवा देंगे। अब तमाम वैल्यू को ऐड और लेस करवाने के बाद आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट तैयार हो जाएगी। अब देख लेते हैं कन्वर्जन कॉस्ट होती क्या है। मैंने ज़बानी आपको समझा दिया, लिख के भी बता देता हूँ आपको। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को अगर हम ऐड करवा दें तो जो वैल्यू आती है वो कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती है। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट किस तरह से बनाई जाती है। देखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का वही कॉन्सेप्ट है जो रॉ मटेरियल यूज्ड का है, यानी जिस तरह से रॉ मटेरियल यूज्ड ओपनिंग में आपके पास एक वैल्यू है, इस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाने के लिए आपके पास ओपनिंग में फिनिश गुड्स होगी। ठीक है, ओपनिंग फिनिश गुड्स होगी। इसमें आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे इस साल मैंने जितना माल तैयार कर लिया वो भी तो ऐड करवा देंगे, फिनिश गुड्स हो गया ना वो भी। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स आपके पास था, इस साल जो भी आपने माल तैयार करवा लिया, फिनिश गुड्स बना ली, वो कहाँ से आएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट में जो वैल्यू आ रही होगी वो आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ओपनिंग फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को जब आप ऐड करवा देंगे तो आप कहेंगे ये वो सारा फिनिश गुड्स है जो मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल, यानी इतना मैं पूरे साल बेच सकता हूँ। फिर क्या हुआ, साल एंड हुआ, ईयर एंड हुआ, आपने देखा कि इसमें से लेट से लेट से ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास है 50,000 का, और आपने जैसे ही साल एंड हुआ आपने देखा ये बच गया 5,000 का। इसका मतलब क्या हुआ कि कितना माल बिक गया? 50,000 में से 5,000 बच गया, इसका मतलब है कि 45,000 का माल बिक चुका है। यानी ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी वो माल जो आपने बेच दिया उसकी लागत। इसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसमें, जो कि हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। अगर एग्जामिनर सवाल में आपको सेल्स का डेटा भी बता रहा है ना, तो ये हिंट होती है वो आपसे इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस लाजमी कैलकुलेट करवाएगा। ये तमाम चीज़ आपस में, तमाम फॉर्मेट आपस में इंटरलिंक्ड है। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स बनाने के लिए आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का होना ज़रूरी है, और इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का होना ज़रूरी है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपका सेल गिवन होगी। अब सेल में अगर डेटा गिवन होता है कि सेल्स रिटर्न या सेल्स डिस्काउंट, तो उसको माइनस करवाने के बाद नेट सेल यहाँ पे लीजिएगा। फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करवा देंगे, जो जैसा कि बचपन से करवाते हुए आ रहे हैं। तो आपके पास आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। इस ग्रोस प्रॉफिट में से आपको दो तरह के खर्चे लेस करवाने हैं।
एक एडमिन एक्सपेंस और दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। इन दोनों एक्सपेंसेस को आप माइनस करवा देंगे, आप पहुंच जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। इसमें कोई अगर अदर इनकम होगी तो उसको ऐड करवा देंगे तो आप पहुंच जाएंगे नेट प्रॉफिट पर। ये सारे वो फॉर्मेट थे जो कि आपके पास एग्जाम्स में लाजमी यूज होने हैं। इन्हीं फॉर्मेट की बेसिस पे आप अपने तमाम सवालात को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक चीज़ ये समझाऊंगा कि वर्क इन प्रोसेस में अगर एग्जामिनर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं देता लेकिन उसकी जगह पे कोई और वर्ड यूज़ करता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, उसको एक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और साथ ही साथ जो रिसेंट अटेम्प्ट में बीकॉम पार्ट 2 का पेपर आया है उसका एक पेपर भी हम लोग सोल्व, एक क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व कर लेंगे जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट से रिलेटेड है। थैंक यू।